बाइक रोकने की? क्या यही तरीका है चेकिंग करने का? मैडम शांत हो जाइए, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये ड्यूटी नहीं, बदतमीजी है। उपजिलाधिकारी अनीता शर्मा अपने दफ्तर में बैठी हुई फाइलें देख रही थी। तभी उनके पास उनकी महाविद्यालय की दोस्त रूपपाली का फोन आता है। दरअसल 4 दिन बाद रूपपाली की शादी थी। वह बड़ी खुशी के साथ अनीता को अपनी शादी में आने का निमंत्रण दे रही थी। अनीता ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी और उसकी शादी में आने का वादा कर दिया। 4 दिन बाद शादी का दिन आ गया। अनीता शर्मा जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उनके मन में ख्याल आया, हर रोज गाड़ी और सुरक्षा के साथ घूमती हो, लेकिन आज क्यों ना जरा एक आम लड़की की तरह जाया जाए। महाविद्यालय की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी। भाई की मोटरसाइकिल पर बैठकर वह बिल्कुल साधारण लड़की की तरह अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही उपजिलाधिकारी अनीता शर्मा राजमार्ग पर पहुंची, आगे पुलिस की नाकेबंदी लगी दिखाई दी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहनों की जांच कर रहे थे। सबसे आगे दरोगा विक्रम सिंह खड़ा था, वर्दी में और पूरी अकड़ के साथ। दरोगा विक्रम सिंह का पिछला रिकॉर्ड बेहद खराब था। उसके खिलाफ कई बार रिश्वत लेने और फर्जी चालान काटने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उसके ससुर एक बड़े न्यायाधीश थे। इसी वजह से उस पर कभी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अब वह जिस महिला को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह महिला उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकती है। अनीता को करीब आता देख दरोगा विक्रम सिंह ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रौब था। अरे, वह लड़की मोटरसाइकिल साइड में लगा। अनीता ने बिना किसी झिझक के मोटरसाइकिल साइड में खड़ी कर दी। दरोगा ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? अनीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज मेरी एक दोस्त की शादी है, वहीं जा रही हूं। दरोगा विक्रम सिंह ने उसे सिर से पांव तक घूरा और फिर बोला, अच्छा, तो मोहतरमा दावत खाने जा रही है, मगर शिरस्त्राण कहाँ है? शिरस्त्राण क्या तेरे पिताजी पहनाएंगे? और मोटरसाइकिल भी बड़ी तेज चला रही थी। तेरी खूबसूरती देख मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, फर्ज तो फर्ज है, मजबूरी है, चालान करना ही पड़ेगा। यह कहते हुए उसने चालान पुस्तिका निकाल ली। अनीता समझ गई कि चालान तो बस बहाना है, उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। उसने शांति से कहा, साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनकर दरोगा सख्त लहजे में बोला, ओ मोहतरमा, हमें कानून मत सिखा। पुलिस हम हैं, तुम नहीं। कायदे कानून हमें अच्छी तरह पता है। अनीता बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी विक्रम सिंह ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कानून सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल दरोगा विक्रम सिंह ने अचानक उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुर्राकर बोला, बहुत सवाल पूछती है, पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। अनीता का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की तेज लपटें साफ नजर आ रही थी। दरोगा विक्रम सिंह ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी इसकी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। दरोगा ने हामी भरी, हाँ, थाने ले चलो, इसे वहीं समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। इतना कहते ही एक सिपाही और दरोगा ने अनीता का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, चल गाड़ी में बैठ। अनीता ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और सख्त आवाज में बोली, यह सब करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सिपाही एक पल के लिए सहम गया, लेकिन दरोगा विक्रम सिंह का पारा और चढ़ गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरहमी से अनीता के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। दर्द से अनीता कराह उठी, लेकिन फिर भी उसने अपनी असली पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग अपनी नीच हरकतों में कितनी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच एक और सिपाही ने गुस्से में उसकी मोटरसाइकिल पर लात मारकर नीचे गिरा दी। वह बोला, बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। अनीता अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लोग पुलिस की वर्दी में छिपे हुए गुंडे हैं। दरोगा की आंखों में गुस्से की आग थी। वह गुस्से में बोला, बहुत देखी है तेरी जैसी पापा की परियां, दिन में 50 आते हैं तेरे जैसे, तू पुलिस से भिड़ेगी, अभी तेरी औकात दिखाता हूं। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो रे, ले चलो इसे थाने, वहीं इसकी सारी नेतागिरी निकालेंगे। उपजिलाधिकारी अनीता शर्मा अब भी चुप थी।
उन्होंने अब तक अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं किया था। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन किस हद तक गिर चुका है और यह लोग अत्याचार में कितनी दूर जा सकते हैं। दरोगा विक्रम सिंह अब झुंझुला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने थप्पड़ खाए, बाल खिंचवाए, हाथ पकड़कर घसीटी गई, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसकी यह चुप्पी दरोगा के अहंकार को और भड़का रही थी। उसने गुस्से से सिपाहियों को घूरते हुए आदेश दिया, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने अनीता के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती घसीटने लगे। तभी अनीता ने पहली बार जोर से कहा, छोड़ो मुझे। दरोगा हंस पड़ा और बोला, ओहो अब जुबान खुली है तेरी, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने पहुंचते ही दरोगा विक्रम सिंह ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे कोई चाय पानी और समोसे लाओ, आज एक खास मामला आया है। अनीता अब भी शांत खड़ी थी। वह गौर से देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है। कुछ देर बाद दरोगा ने अपने अधीनस्थ को पास बुलाया और धीरे से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई फर्जी मुकदमा बनाकर डाल दे। सिपाही चौंक कर बोला, क्या मुकदमा साहब? दरोगा ने कहा, कोई भी चोरी, लूट, डकैती, जो भी ठीक लगे, बस इसे अंदर डालना है, इसकी अक्ल ठिकाने लगानी है, इसकी सारी नेतागिरी निकालनी है। अनीता यह सब सुन रही थी, लेकिन अब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप सब सह रही थी, मानो सही समय का इंतजार कर रही हो। दरोगा विक्रम सिंह, अपना नाम बता और घर का पता बता। अनीता चुप रही। दरोगा ने फिर से पूछा, कब बाहरी है? क्या सुनाई नहीं देता? नाम बता अपना। अनीता अब भी शांत रही। गुस्से में दरोगा ने मेज पर नाम बता, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद अनीता ने धीमे स्वर में कहा, अनीता, दरोगा बहुत चालाक है तू, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना भारी पड़ेगा। दरोगा ने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाहियों ने जबरन अनीता को हवालात में डाल दिया। हवालात गंदा और बदबूदार था। भीतर पहले से ही एक महिला बैठी थी। अनीता ने उससे पूछा, तुम्हें किस जुर्म में डाला है? महिला बोली, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। फिर उसने अनीता से पूछा, और तुझे? अनीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं। अब वह और गहराई से सोच रही थी। अगर एक उपजिलाधिकारी को बिना सबूत यूं ही अंदर किया जा सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। बाहर दरोगा विक्रम सिंह ने सिपाहियों से कहा, इस चोरी और धमकाने का मुकदमा डाल दो। सिपाही हिचकिचाया, लेकिन साहब बिना सबूत के। दरोगा हंस पड़ा, सबूत? इस थाने में सबूत ही तो बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद विक्रम सिंह खुद हवालात में आ पहुंचा। वह गुस्से में हाथ उठाकर अनीता को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक कड़क आवाज आई, रुक जाओ। सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां पुलिस अफसर रोहन लाल खड़ा था। थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। रोहन ने हवालात में बंद महिलाओं की हालत देखी तो उसके चेहरे पर शिकन उभर आई। उसने सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? विक्रम सिंह हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं साहब, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी तो सबक सिखा रहे थे। रोहन ने अनीता की तरफ गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। उसे कुछ अजीब लगा। उसने विक्रम सिंह से पूछा, इस महिला का जुर्म क्या है? विक्रम सिंह थोड़ा हड़बड़ा गया, साहब इसने जांच के दौरान बदतमीजी की थी। रोहन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीधे अनीता की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अनीता अब भी चुप रही। विक्रम सिंह झुंझुलाकर बोला, देखिए साहब, यह तो अपना नाम तक नहीं बता रही है। रोहन समझ चुका था कि मामला गंभीर है। उसने आदेश दिया, ठीक है, इसे दूसरे हवालात में डालो। रोहन के आदेश पर सिपाही अनीता को दूसरे हवालात में बंद कर दिया। यह कमरा पहले से भी ज्यादा अंधेरा, गंदा और बदबूदार था। अंदर दीवारों पर मोटी नमी जमी हुई थी। अनीता ने चारों तरफ देखा। अब वह इस प्रशासन का असली चेहरा और सांप देख पा रही थी। हर बीतते पल के साथ उसका यकीन और पक्का हो रहा था। कानून अब सिर्फ कागजों पर रह गया है, असलियत में तो इसे रौंदा जा रहा है। इत्तेफाक से उसी दिन जिलाधिकारी साहब राजेश वर्मा पुलिस थानों का दौरा कर रहे थे। अचानक एक सिपाही बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। दरोगा विक्रम सिंह चौंक कर बोला, गाड़ी कौन आया है? सिपाही ने कहा, साहब गाड़ी सरकारी है। इतना सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। तभी जिलाधिकारी राजेश वर्मा ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने सीधा दरोगा विक्रम सिंह की ओर देखा और कड़क आवाज में बोले, दरोगा साहब यहां क्या हो रहा है? विक्रम सिंह के पसीने छूट गए। वह अटकते हुए बोला, साहब कुछ नहीं, बस एक मामूली मुकदमा है। जिलाधिकारी की नजर अनीता पर पड़ी
उन्हें देखते ही वे चौंक गए और तुरंत बोले, अरे मैडम, आप यहां इस हाल में। जिलाधिकारी साहब ने मेज पर पड़ी अनीता की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। फाइल में लिखा था 420 और ठगी का मुकदमा। जिलाधिकारी की गूंजती आवाज थाने की दीवारों से टकराई। इस महिला पर 420 और ठगी का मुकदमा। सबूत क्या है तुम्हारे पास? विक्रम सिंह पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। जिलाधिकारी साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें तुरंत हवालात से बाहर निकालो। फिर उन्होंने विक्रम सिंह की तरफ देखा और गुस्से में बोले, दरोगा साहब, आपको पता भी है, यह इस जिले की नई नियुक्त हुई उप जिलाधिकारी अनीता शर्मा है। यह सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मी हैरान खड़े रह गए। विक्रम सिंह के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया, जिसे वह फर्जी मुकदमे में फंसा रहा था। वही इस जिले की उपजिलाधिकारी निकली। तभी उपजिलाधिकारी अनीता ने जिलाधिकारी साहब से कहा, इस दरोगा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा डाल रहा था। और हवालात के अंदर जो महिला बंद हैं वे बता रही थी कि उन पर भी इसने झूठा मुकदमा डाला है। जिलाधिकारी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्यों दरोगा विक्रम सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उपजिलाधिकारी मैडम पर हाथ उठाने की और झूठा मुकदमा डालने की? और एक निर्दोष महिला पर भी विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पुलिस अफसर रोहन लाल तेज आवाज में बोला, साहब, मुझे पहले से ही शक था कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब विक्रम सिंह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। अनीता ने अब अपना असली रूप दिखाया। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन लहजा इतना सख्त कि पूरे थाने में खामोशी छा गई। दरोगा विक्रम सिंह, तुम्हें इसी वक्त निलंबित किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। विक्रम के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उपजिलाधिकारी अनीता शर्मा ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। जिलाधिकारी राजेश वर्मा ने भी कड़क आदेश दिया, दरोगा विक्रम सिंह को तुरंत हिरासत में लो। पूरा थाना सख्त में आ गया। जो सिपाही अभी तक विक्रम के इशारे पर चलते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। पुलिस ऑफिसर रोहन लाल ने आवाज लगाई, हवलदार दरोगा विक्रम सिंह को हिरासत में लो। सिपाही आगे बढ़े और विक्रम सिंह को पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसने आखिरी दांव खेला। उसने हंसते हुए कहा, रुकिए उपजिलाधिकारी मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं ही भ्रष्ट हूं? पूरा तंत्र मेरे साथ है। यह सब पुलिस वाले भी शामिल हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी है। यह सुनते ही कई पुलिसकर्मी घबरा गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ ने निगाहें झुका ली तो कुछ के पैर कांपने लगे। अनीता ने जिलाधिकारी की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोली, साहब, यह सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है। इस पूरे थाने की गहन जांच जरूरी है। यहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। जिलाधिकारी राजेश वर्मा ने तुरंत आदेश दिया, अभी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को बुलाओ, पूरे थाने की जांच होगी। जिलाधिकारी के आदेश के साथ ही थाने में अफरातफरी मच गई। कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह सहम गए और जैसे ही भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम पहुंची और पूछताछ शुरू हुई, कई के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ के हाथ कांप रहे थे तो कुछ की टांगे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक हवलदार कांपते हुए आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। अनीता ने सख्त नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसी बीच एक और सिपाही डरते डरते एक फाइल लेकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। अनीता शर्मा चौंक कर बोली, कौन बड़े साहब? सिपाही ने घबराते हुए धीरे से कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब। थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब मामला सिर्फ विक्रम सिंह तक सीमित नहीं था। भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी थी। जिलाधिकारी राजेश वर्मा ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, इस थाने का पूरा कर्मचारी वर्ग तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पूरी छानबीन करेगी। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। कुछ पुलिसकर्मी घबराकर अपने फोन निकालने लगे। कोई बचने का रास्ता ढूंढने लगा तो कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। अनीता शर्मा ने दृढ़ स्वर में जिलाधिकारी साहब से कहा, अब हमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से भी पूछताछ करनी होगी। जिलाधिकारी साहब ने तुरंत आदेश दिया,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अभी बुलाया जाए। पत्रकारों को जैसे ही खबर मिली कि पूरा थाना निलंबित हो गया है, वे तुरंत ताजा खबर देने लगे। अब मामला पूरे जिले में फैल चुका था। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब भी थाने में पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है। लेकिन उपजिलाधिकारी अनीता शर्मा शांत खड़ी थी। उन्होंने सीधी नजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आंखों में डालते हुए ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? फिर उन्होंने फाइल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हाथों में थमा दी और कहा, ये देखिए आपके सारे काले कारनामों के सबूत। फाइल में घोटाले, फर्जी मुकदमे और वसूली के पुख्ता सबूत दर्ज थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के चेहरे का रंग उड़ गया, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। जिलाधिकारी साहब ने अब देर नहीं की। उन्होंने सख्त आदेश दिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तुरंत गिरफ्तार करो। उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इतने बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश सुनकर पूरा पुलिस महकमा हिल गया। यह पहली बार था जब किसी ने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारी को खुलेआम बेनकाब किया था। जैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की गिरफ्तारी हुई, मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 20 प्रशासनिक अफसर और कई बड़े राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। उपजिलाधिकारी अनीता शर्मा की ईमानदारी और साहस ने पूरे तंत्र को हिला दिया। अब जिले में एक नई प्रशासनिक टीम नियुक्त हुई और भ्रष्टाचार पर सख्ती से निगरानी रखी जाने लगी। अनीता शर्मा ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो ईमानदारी से पूरा तंत्र बदला जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब इंसान सच्चाई का रास्ता चुन लेता है तो बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस प्रस्तुति को पसंद जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, हमसे जुड़ना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसी दमदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। नमस्कार।